हेलो बच्चों, आप लोगों को संवाद क्लास में स्वागत है। आज हम लोगों का फिजिक्स में का पार्ट नंबर 3 है, जो कि प्रकाश के परावर्तन में हम लोग प्रतिबिंब तक देख चुके थे। आज हम लोगों को काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानना है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन हम लोग लिखे थे, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। इसके प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के दो प्रकार होते हैं। पहला वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब में आपके सामने कोई भी चीज का रियल इमेज बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब में आप कोई भी इमेज के बारे में कल्पना कर सकते हैं, वह आपके सामने में हकीकत नहीं बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब का डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद, तो परावर्तन के बारे में हम लोग जाने थे, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। और इसके बाद हम लोग अपवर्तन के बारे में जानेंगे अगले चैप्टर में। तो यहाँ प्रकाश की किरण आती है और परावर्तन के बाद ऐसे ही बिंदु पे टकराती है और मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा वास्तविक कटान से बनता है। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब में ज्यादा शांतर नहीं, इसी में हम लोग इसका डेफिनेशन बनाएंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो। वास्तविक प्रतिबिंब में जब किसी बिंदु पर मिलती है और काल्पनिक प्रतिबिंब में किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। किसी बिंदु पर किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरण परावर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर क्या है। यह एग्जाम में पूछता है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोगों को बार बार रिवीजन करते रहना होगा। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर। आप अपने कॉपी के बीच के खंड में एक चिन्ह काटिएगा, एक बार लिख दीजिएगा वास्तविक और दूसरे बगल काल्पनिक प्रतिबिंब।
वास्तविक प्रतिबिंब में लिखिएगा पहला, यह वास्तविक कटान से बनता है। और यह हमेशा काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह प्रतिबिंब उल्टा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखिएगा, यह प्रतिबिंब सीधा बनता है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता। तो हम लोग 3 देखे और इसका एक पॉइंट और देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। 4 नंबर, यह दर्पण के सामने बनता यह दर्पण के पीछे बनता। तो हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जाने थे। उसके बाद प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में हम लोग ने अंतर देख लिया। यहाँ पे 4 अंतर है जो कि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अंदाज है जो इससे पूछा जाता है, तो आप लोग इसको लिख के याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक दर्पण के बारे में। दर्पण क्या है? अब हम लोगों का टॉपिक है दर्पण। दर्पण क्या है? दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोला जाता है। दर्पण के बारे में बोला जाएगा तो आप क्या बोलिएगा? दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ सिल्वर ब्रोमाइड का लेप चढ़ाया हुआ रहता है। अब हमारा टॉपिक है दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोला जाता है। मिरर। दर्पण के बारे में आप लोग क्या लिखिएगा? दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक तरफ कलई या पेंट किया हुआ रहता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि दर्पण के पिछले भाग में कौन से क्या चीज से पेंट किया हुआ रहता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं AgBr, जिसके कारण आप लोग अपना इसमें अपना फेस देख पाते हैं। अगर जो इसमें पिछले भाग में अगर जो पेंट नहीं किया हुआ रहेगा तो आप आगे से जो चीज देखिएगा वो पीछे
पिछले भाग वाला चीज आपको दिखाई देगा, और इसके पेंट कर देने के कारण आप लोग इसमें कोई भी चीज आसानी से देख पा रहे हैं। तो दर्पण के बारे में लिखिएगा, यह एक कांच का टुकड़ा जिसके एक भाग को कलाई या फिर पेंट किया रहता, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण के बारे में लिखना होगा, तो दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है जिसकी एक तरफ कलर या पेंट किया हुआ रहता है, उसी को दर्पण कहा जाता है। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो दर्पण के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार का नाम है, यहाँ लिख दीजिएगा, इसके 3 प्रकार हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, और तीसरा परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण। तो हम लोगों ने कांच के दर्पण के बारे में जाना। दर्पण के 3 प्रकार होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण, जिसमें हम लोग सबसे पहला जानेंगे कि समतल दर्पण क्या है, उसके बाद जानेंगे गोलीय दर्पण क्या है, उसके बाद जानेंगे परवलयिक दर्पण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण बोला जाएगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण को आप लोग देखिएगा तो इस तरह से इसके निचले भाग में यह पूरा बराबर है, प्लेन सरफेस, तो इसी को समतल दर्पण कहा जाता है। उसके बाद आता है, समतल दर्पण के बारे में जानते हैं, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी के बारे में बस थोड़ा देर बाद हम लोग जानेंगे कि फोकस दूरी क्या है, लेकिन इसका जानिए फोकस दूरी अनंत होता है। इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। अनंत कहने का मतलब है आपसे बोला जाएगा कि आप हैं और आपके सामने कोई, तो उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर आप ऐसे बोल दीजिएगा। लेकिन आपसे और सन का डिस्टेंस, मतलब सन की दूरी बोल दिया जाएगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा। अंजाद पे जो साइंटिस्ट लोग का आया है शायद 15,000 किलोमीटर के रेंज में, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो वह अनंत है, बहुत दूर पे स्थित है, वहां पे मनुष्य को जाना असंभव है, वहां जल्दी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका तापमान इतना ज्यादा होता है जिसके कारण कोई भी चीज आसानी से जल जाएगा। तो इसलिए हम हमारे और सूर्य के बीच की दूरी
को अनंत, जिसको इंग्लिश में इन्फिनिटी बोला जाता है। इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो हम हमारी तुलना में सर का जो दूरी हुआ वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम लोग नहीं माप सकते, इसलिए उसको अनंत बोलते हैं। तो इसकी फोकस दूरी क्या हो गया? अनंत हो गया। आपसे पूछा जाएगा इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में? तो समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनता है तो इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक होने के कारण इसमें बना प्रतिबिंब उल्टा होता है सीधा, तो इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब हम लोग जानते हैं दूसरे, गोलीय दर्पण क्या है। तो गोलीय दर्पण के बारे में लिखिएगा, गोलीय दर्पण के बारे में लिखिएगा कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले कांच का एक भाग होता है, जिसके एक तरफ कलई या पेंट किया हुआ रहता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले कांच का भाग होता है, गोलीय आपसे समतल दर्पण के प्रकार होते हैं, लेकिन गोलीय दर्पण को दो प्रकार में रखा गया है। जो हम लोग परवलयिक दर्पण के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन प्रकार है, और उसके बारे में और जानेंगे। तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि अब परवलयिक दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले कांच का एक भाग होता है, जिसके एक तरफ कलई या पेंट किए हुए रहता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह बराबर होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण का आप लोग फिगर ऐसा बनाइएगा। गोलीय दर्पण गोल टाइप का होता है, उसको चारों ओर पेंट किया हुआ रहता है। अब यहाँ पे देखते हैं परवलयिक दर्पण। परवलयिक या परवलय दर्पण, एक मिनट। हाँ, परवलयिक दर्पण। तो परवलयिक दर्पण के बारे में आप क्या लिखिएगा? जो दर्पण पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे ही परवलयिक दर्पण कहते हैं। जिस तरह से यहाँ देखिए, गोलीय दर्पण पूर्णतः गोल हो जाता है, लेकिन परवलयिक दर्पण पूर्णतः गोल नहीं होता है, इसलिए इसका नाम परवलयिक दर्पण है। इसका परिभाषा लिखिएगा, जो दर्पण पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। जो दर्पण पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे परवलयिक दर्पण कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं और उसके प्रकार कौन कौन है, इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे।
के पहला का नाम है अवतल दर्पण, दूसरा का नाम है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको हम लोग आगे जानेंगे, पहले जानिए इसका दूसरा नाम क्या है, अपसारी दर्पण। तो हम लोग पहले उत्तल दर्पण के बारे में जानेंगे, फिर अवतल दर्पण के बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अवतल दर्पण के उपयोग क्या है, उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है और समतल दर्पण का उपयोग क्या है। और उपयोग जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण का आखिरकार पहचान कैसे करें। नाम तो जानते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, लेकिन इसका पहचान करने भी आना चाहिए, तो आप लोगों को ये भी बताया जाएगा। अवतल दर्पण क्या है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, या फिर जिस दर्पण का भी, भी एक मिनट, हाँ, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, या फिर जिस दर्पण का बाहरी भाग पेंट किया हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा रहता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, या फिर दूसरा डेफिनेशन लिखिए, जिस दर्पण का बाहरी भाग, कलाई मतलब भी पेंट होता है, ये बात याद रखिएगा। जिस दर्पण का बाहरी भाग पेंट किया रहता है उसे भी अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण का फिगर बना लीजिएगा, अवतल दर्पण का फिगर यह होगा, क्योंकि जिस दर्पण का बाहरी भाग पेंट किया हुआ रहता है उसे ही अवतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण क्या है। तो उत्तल दर्पण में देखेंगे जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, या फिर इसका दूसरा डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा, जिस दर्पण का भीतरी भाग पेंट किया हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यह इसका दूसरा याद, नीचे याद देख के और दूसरा डेफिनेशन लिखिएगा, जिस दर्पण का भीतरी भाग पेंट किया हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं।
जिस दर्पण का भीतरी भाग पेंट किया हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का यहाँ पे फोटो बना लीजिएगा। यह उत्तल दर्पण का फोटो हो गया, यहाँ उत्तल दर्पण का फोटो हो गया। देख लीजिए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर देखेंगे, फिर देखेंगे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। हमेशा आप लोगों को कोई भी चीज में अंतर बताना होगा तो आप अपने कॉपी को के एक पेज को दो भागों में बांटिएगा, एक बगल लिखिएगा अवतल दर्पण, एक बगल लिखिएगा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का आपको बोला जाएगा कि अवतल दर्पण में पहला चीज लिखने के लिए उसमें लिखिएगा इसका परावर्तक सतह धंसा रहता है। तो वही आप उत्तल दर्पण में क्या बताइएगा, इसका परावर्तक सतह उठा रहता है। इसमें क्या बताइएगा, इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक कर देंगे। आप लोग दूसरा अंतर देखिएगा, इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। इसमें बना इमेज, इसमें जो फोटो बनेगा, इसमें जो उल्टा भी बनेगा एवं सीधा भी बनेगा। इसमें बना प्रतिबिंब उल्टा एवं सीधा दोनों होता है। और उत्तल दर्पण में इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। लिख दीजिएगा, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए हम लोगों का 4 अंतर हो गया और एक अंतर आप लोग अपना से लिख दीजिएगा। इसका फोकस वास्तविक होता है और इसका फोकस काल्पनिक होता है। 5-5 हो जाएगा अंतर।
और एग्जाम में कहीं 5 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा तो इसमें आप लोग पांचों लिखिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसमें इसका 5 नंबर में लिख दीजिएगा। एक और अंतर, इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका फोकस काल्पनिक होता है। अब हम लोग देखते हैं अब समतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग एवं उत्तल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। ये समतल दर्पण हो गया। इसका उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है आप लोग देखिए। इसका पहला उपयोग किया जाता है समतल दर्पण का उपयोग घरेलू आईना के रूप में। आप समतल दर्पण का उपयोग करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। आप जो अपने घर में जो शीशा का, जिसको हम लोग शीशा के नाम से जानते हैं, उसमें जो अपना फेस चेहरा देखते हैं वह समतल दर्पण का बना होता है। तो इसका पहला अंतर लिखेंगे, इसका उपयोग घरेलू आईने के रूप में। सोलर भट्टी। तीसरा लिखिएगा प्रकाश के परावर्तक के सतह में चौथा लिखिएगा बहुदर्शी के रूप में। और पांचवा इसका उपयोग सजावटी के रूप में। अवतल दर्पण का पहला उपयोग घरेलू आईना के रूप में, दूसरा उपयोग सोलर भट्टी में, तीसरा उपयोग प्रकाश के परावर्तक के सतह में, चौथा उपयोग बहुदर्शी के रूप में, और पांचवा उपयोग होगा मंदिर हो गया, दरवाजा हो गया, या फिर जो दरवाजा के ऊपर बहुत जगह देखते होंगे जो आईना लगाया जाता है, मिरर दर्पण लगाया जाता है उसमें, या फिर जेवर के सामान में सजावटी के रूप में। अब हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहला देखेंगे हजामती दर्पण के रूप में। आप लोग जो सैलून में जो केस कटवाने के लिए जाते हैं उसके सामने जो दर्पण रखा हुआ रहता है, जिसमें आप लोग अपने पीछे स्टेप बाय स्टेप देख पाते हैं, और उसके सामने जो आपका प्रतिबिंब, जो आपका इमेज बनता है, वह उसमें कौन सा दर्पण का इस्तेमाल होता है? उसमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। और गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, आपकी गाड़ी में जो सबसे आगे का बॉल बढ़ता है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। के रूप में, दूसरा गाड़ी के हेडलाइट में, तीसरा उपयोग सोलर कुकर में।
सोलर कुकर में। चौथा उपयोग देखिए, चिकित्सक रोगियों के नाक, कान एवं दांत देखने में। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, गाड़ी के हेडलाइट के रूप में, सोलर कुकर में और चिकित्सक रोगियों को नाक, कान, गला देखने में। अब एक हम लोगों का टॉपिक बचता है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग आपसे पूछा जाएगा, तो उत्तल दर्पण का सबसे पहले उपयोग बोलिएगा गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। आप जो यहाँ पे ये जो आईना देख रहे हैं, यह गाड़ी है, गाड़ी के हैंडल में लगा हुआ था, ताकि इसे पीछे का जो पूरा जो घटना घट रही है, कैमरा के पीछे जो हो रहा है, जो अभी दिखाई दे रहा है, उसी तरह यह गाड़ी में लगा हुआ आता है। और गाड़ी आगे मुहे जाता है तो यह पीछे से बताता है, तो पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है उसके देखने के रूप में क्या जाता है, तो गाड़ी के साइड मीटर के रूप में। गाड़ियों के साइड ये क्या होगा, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में। दूसरा देखिएगा, बहुमंजिला मकान को देखने, आप यहाँ और यहाँ से कोई ऊंची वस्तु देखनी है तो उसको और नजदीकी से देखने के लिए आप उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का उपयोग कर सकते हैं। बहुमंजिला मकान देखने में। इसका तीसरा उपयोग बड़े वस्तु को छोटे आकार में करके देखने में। जैसे में यहाँ पे कोई बड़ा वस्तु है, यह इतना को वस्तु है और उसको आपको इतना को में देखना है, तो इस छोटे वस्तु में देखना है तो उसको आप आसानी से उत्तल दर्पण में देख सकते हैं। और इसका एक लास्ट उपयोग है आवर्धन कांच में। आवर्धन क्या होता है? आवर्धन बोला जाता है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन के बारे में हम लोग आगे जब हम लोग लेंस जब दर्पण सूत्र प्रूव कर रहे होंगे तो वहां पे हम लोग आवर्धन के बारे में जानेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। आप लोगों को वीडियो में जो भी टॉपिक पे डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में कीजिएगा, वह आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द मिलेगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।